अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मेडांगल प्रीमेड यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड मोशन। लास्ट वीडियो में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने बात की थी द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। तो इस वीडियो में अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द लॉज ऑफ न्यूटन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और द लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट or in motion in the straight line with the same speed unless it is acted upon by some external force. In other words, a force is needed to change the velocity of an object. अब अगर इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है, बाय द वे इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं वो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली ये लॉ कहता ही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है या तो वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तब तक अपनी स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं जाती। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए या फिर उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि इफ द फोर्स या फिर इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन द चेंज इन वेलोसिटी विल आल्सो बी जीरो। कीप इन माइंड कि ये वेलोसिटी जीरो नहीं है, बट द चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। और अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। ये होता है बेसिकली इनर्शिया की वजह से। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास मास होता है उनके पास इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया करता क्या है? इनर्शिया बेसिकली किसी भी चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करता है। अगर आप लोगों ने आज से पहले किसी बस में ट्रैवल किया होगा तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम बस में खड़े होते हैं और बस जब रुकी भी होती है और जब वो बस अचानक से चलने लगती है तो हमें पीछे की डायरेक्शन में एक झटका लगता है। अक्सर हम उस झटके की वजह से गिर भी जाते हैं। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये क्यों होता है? ये बेसिकली होता है इनर्शिया की वजह से। यानी कि आपकी बॉडी जो है वो चेंज इन मोशन को रेसिस्ट करती है। आपका स्टेट ऑफ मोशन क्या थी? आप थे रेस्ट पे, और जैसे ही चेंज इन मोशन हुआ यानी आपकी बॉडी फॉरवर्ड मूव करने लगी तो आपकी इनर्शिया ने उस चेंज को रेसिस्ट किया और आपको पीछे की तरफ एक झटका लगता है, एक जर्क लगता है। और इनर्शिया की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि बॉडी का जितना मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम में भी इलस्ट्रेट की हुई है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टिक मैन है वो जैसे ही बस आगे की तरफ मूव करने लगती है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक झटका लगता है और पीछे की तरफ जेट की वजह से मूव करता है। तो ये जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। It states that when a net force is applied to a body, an acceleration is produced in the body. The acceleration is directly proportional to the magnitude of the force and inversely proportional to the mass of the body. तो बेसिकली ये डेफिनेशन कहती ये है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अभी जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉडी के मास से। इस चीज़ को हम अगर मैथमेटिकली लिखें तो एज वी कैन सी एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। और अगर हम इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा के इसको कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। और इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली अगर देखें तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो पर्सन है वो एक इमेज में एक बास्केटबॉल को पुश कर रहा है और दूसरी इमेज में वो एक कार को पुश कर रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? अब दोनों बॉडीज में यानी बास्केटबॉल में भी और कार में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो बास्केटबॉल है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है और कार में थोड़ी सी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉल की जो मास था वो कम था कंपेयर टू गाड़ी का जो मास था। गाड़ी का मास ज़्यादा था और बॉल का मास कम था, और फोर्स जो बंदे ने लगाई वो सेम थी। ठीक है, इससे हुआ ये कि चूंकि एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बॉल में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो काफ़ी ज़्यादा थी जो एक्सेलरेशन गाड़ी में प्रोड्यूस हुई। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एरो में गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो कम है और इधर जो बॉल की एक्सेलरेशन है उसका एरो बड़ा है। और इस सिचुएशन में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू होती है यानी के की वैल्यू होती है
वो होती है 1। तो हम इस इक्वेशन को सिंपली लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है एफ ओवर एम के, या फिर इसको अगर हम रीअरेंज करें तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए, जो कि हमारे पास हमारे सिलेबस के मुताबिक काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इससे काफ़ी सारी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और चूंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो नेट फोर्स के डायरेक्शन से सेम होगी। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनल लॉ ऑफ मोशन यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये काफी फेमस टर्म है एंड आई होप ये हम सबने ऑलरेडी सुनी भी होगी। So when two bodies interact, there is always a pair of forces acting on both the bodies. That is, when one body exerts force, the other body will exert an equal and opposite force. बेसिकली ये डेफिनेशन कह ये रही है कि जब दो बॉडीज इंटरैक्ट करती हैं आपस में, तो कोई एक फोर्स नहीं लगती सिर्फ दो बॉडीज पे, बल्कि पेयर ऑफ फोर्सेस दोनों बॉडीज पे लगती हैं। यानी कि एक बॉडी जो दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है, दूसरी बॉडी जो पहली बॉडी है उसके ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है। तो बेसिकली ये थी डेफिनेशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये चीज हम समझ सकते हैं इस डायग्राम से। तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि एक स्विमर है हमारे पास जो कि वॉल पे पुश कर रहा है। अब जब स्विमर अंडर वाटर जाके वॉल पे सपोर्ट लेके वॉल को पुश करेगा पीछे की तरफ, तो क्या होगा? क्या वॉल पीछे जाएगी? नहीं, बल्कि जो स्विमर है वो आगे की तरफ प्रोपेल होगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब स्विमर पीछे की तरफ वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वॉल भी स्विमर के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या होता है, जो स्विमर है वो आगे की तरफ प्रोपेल करता है। मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी जो फोर्स ए से बी पे एक्ट कर रही है, उसी की इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बी से ए पे एक्ट कर रही होगी। इसमें हम जो नेगेटिव साइन देख रहे हैं ना, वो इसलिए है, बेसिकली हमें ये बता रहा है कि जो दूसरी फोर्स लग रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, हेंस द नेगेटिव साइन। तो ये था हमारे पास सिंपली द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इस वीडियो में डिस्कस किए हुए कॉन्सेप्ट्स को फर्दर क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमसे कहता है द थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन deals with an action reaction pair of forces. Consider two bodies. If the action is due to one body, the reaction will be due to। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस होती है। यानी अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो जो दूसरी बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर एक्शन वन बॉडी की तरफ से हो रहा है, रिएक्शन कौन सी बॉडी की तरफ से होगा? तो सिंपली, तो इसके पास जो हमारे इसके जो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है हमारे पास, वो है ए बोथ द बॉडीज, बी द अदर बॉडी, सी द एटमॉस्फेयर एंड डी द सेम बॉडी। अब बोथ द बॉडीज इसका आंसर नहीं हो सकता, द अदर बॉडी इसलिए आंसर हो सकता है, एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता ये, और जो सेम बॉडी है वो भी आंसर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द अदर बॉडी। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि अगर फर्स्ट बॉडी फोर्स लगा रही है सेकंड बॉडी के ऊपर, तो जो सेकंड बॉडी है ना, वो भी फोर्स लगाएगी इक्वल एंड ऑपोजिट फर्स्ट बॉडी के ऊपर। एंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पेयर ऑफ फोर्सेस होती है, यानी कि दो फोर्सेस, एक फोर्स जो है वो फर्स्ट बॉडी से लग रही है, दूसरी फोर्स जो है वो सेकंड बॉडी से लग रही है। इसका आंसर बोथ द बॉडीज नहीं हो सकता, और फर्स्ट बॉडी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी फोर्स लगा रही है। तो इसी तरह से हमारे पास जो न्यूटन के लॉज का जो टॉपिक था वो एंड होता है। आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एंड आई होप आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कीप वॉचिंग मेड एंगल प्रीमेड यूट्यूब चैनल।